Okay, so hello everyone and welcome to this session on Indian polity and governance. आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है द पार्लियामेंट, हमारे देश की संसद, क्या क्या उसका कॉम्पोजिशन होता है, क्या कैसा उसका काम होता है, एक्सेट्रा। ये सारी बातें कुछ हम पार्लियामेंट के बारे में, संसद के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। और साथ ही हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी के बारे में। कितने तरह के बहुमत होते हैं और कौन सा बहुमत कहाँ एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि कोई भी स्टेट जो होता है उसके मेजरली तीन ऑर्गन्स होते हैं, तीन अंग किसी भी राज्य के होते हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उन कानूनों को एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना, एंड जुडिशरी का काम हम जानते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज लेजिस्लेशंस एंड जुडिशरी ट्राई टू इम्पार्ट जस्टिस, न्याय देना। ठीक है, ये तीन काम होते हैं। अच्छा, हमने ये भी डिस्कस किया है कि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो होता है, फेडरल सेटअप है हमारे देश का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, दो लेवल पर गवर्नमेंट्स होती हैं, स्टेट लेवल पर और यूनियन लेवल या सेंट्रल लेवल पर। तो अभी फिलहाल में हम सेंट्रल लेवल या यूनियन लेवल समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव को समझा, है ना, प्रेसिडेंट की पोजीशन क्या होती है, क्या उनके पावर्स फंक्शंस होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट समझा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझा, अटॉर्नी जनरल समझा, एक्सेट्रा। अब हम जिस ऑर्गन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द यूनियन लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधायिका। यूनियन में, सेंट्रल लेवल में जिसके पास लॉ बनाने की पावर है, हम उस ऑर्गन को आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज आवर पार्लियामेंट, हमारे देश की संसद। देश को चलाने के लिए, कानून बनाने की प्राइमरी ड्यूटी है पार्लियामेंट की। तो आज हम उस पार्लियामेंट को समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज पार्लियामेंट, व्हाट ऑल आर द रोल्स असाइन टू इट, कैसे पार्लियामेंट काम करती है, एक्सेट्रा। ये सारी बातें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द सुप्रीम लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि यूनियन की जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, केंद्रीय विधायी शक्तियां जो हैं, वो किसके हाथ में वेस्टेड हैं? पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट ही है जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बनाती है। पूरे देश को चलाने के लिए जो बॉडी जिम्मेदार है, दैट इज आवर पार्लियामेंट। सो इट इज अ लेजिस्लेटिव ऑर्गन व्हिच ऑक्यूपाइज अ eminent and central position in Indian democratic political system। यही है जो सारे कानून बनाकर हमारे देश को चलाता है। इसलिए ये इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम का बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन होल्ड करती है, केंद्रीय भूमिका निभाती है ना, सेंटर ऑफ फोकस यही है। और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहां से अडॉप्ट करा है? तो ये हमने अडॉप्ट किया है ब्रिटेन से। पूरी दुनिया में जहां जहां भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो ब्रिटेन से अडॉप्ट किया गया है। ब्रिटेन इज द मदर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और इसीलिए इस मॉडल को वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। वेस्टमिंस्टर एक जगह है लंदन में, उससे ये नाम आया हुआ है। ठीक है, वेस्टमिंस्टर मॉडल, इसको आप याद रखिएगा, प्रिलिमिनरी में कभी कभार आ जाता है ये क्वेश्चन कहीं कहीं पर। ठीक है, सो ध्यान रखना कि ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसी को हम वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम? इन जनरल हम समझे तो देश की जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है डायरेक्ट इलेक्शन से। जो लोअर हाउस होता है, लोकसभा जो होती है,
और राज्यसभा के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को इनडायरेक्टली चूज करती है, ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आपको याद आ रही होगी डेमोक्रेसी की वो डेफिनेशन जो अब्राहम लिंकन साहब ने दी थी कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट विच इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। और ये ही रिप्रेजेंटेटिव, ये ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने के लिए आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। इस मॉडल को हम कहते हैं वेस्टमिनिस्टर मॉडल। इन अ नटशेल दिस इज आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। ये हमारे देश की पार्लियामेंट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। और आर्टिकल 79 जो है वो बताता है कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, किन किन लोगों से मिलकर संसद बनती है या किन किन ऑर्गन से मिलकर देश की संसद बनती है, ये कहता है आर्टिकल 79। तो ये आर्टिकल आप याद रखिएगा। सो द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्गन्स या 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट है पार्लियामेंट के। नंबर 1 इज लोकसभा, द हाउस ऑफ पीपल इसको अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल क्या है भाई, जिसमें हम डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। एमपीज के लिए हम डायरेक्टली वोट करते हैं लोकसभा के लिए, ठीक है। लोकसभा के जो सदस्य हैं, लोकसभा के जो मेंबर हैं, उनके लिए जनता डायरेक्टली वोट करती है, ठीक है। सो लोकसभा जो है वो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है। लोअर हाउस क्यों है ये हम आगे जाकर देखेंगे। और क्यों राज्यसभा को अपर चैम्बर कहा जाता है या अपर हाउस कहा गया है, ये भी हम आगे जाकर देखेंगे। लोकसभा जो होती है इट इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ये भंग की जा सकती है। जब हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट शैल हैव पावर टू डिसॉल्व लोकसभा। डिसॉल्व का मतलब है भंग कर देना। तो लोकसभा एक तो हर 5 साल में भंग होती है, 5 इयर्स इसका मैक्सिमम टर्म होता है, ठीक है। कई बार 5 साल के पहले भी भंग हो जाती है, जब गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी एंजॉय ना कर रही हो तो डिसॉल्व हो जाती है। सो लोकसभा इज काइंड ऑफ टेम्पोरेरी, ठीक है, टेम्पोरेरी होती है। क्यों टेम्परेरी है, क्योंकि इसका मैक्सिमम टर्म जो है वो कितना होता है, 5 इयर्स, ठीक है। दिस इज लोकसभा। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ पार्लियामेंट इज राज्यसभा, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा यानी कि राज्यों के, स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें होते हैं, ठीक है। राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में होते हैं, है ना। एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, ये सारे राज्य, ये सारे स्टेट्स हैं हमारे देश में, इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। सो दिस इज नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स और राज्यसभा। एंड दिस इज अ परमानेंट हाउस, ठीक है। ये परमानेंट हाउस है या फिर कंटिन्यूइंग हाउस है। दैट सिंपली मींस राज्यसभा नेवर डिसॉल्व, ठीक है। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, ठीक है। और राज्यसभा में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे इलेक्ट करते हैं, तो हम वो इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। राज्यसभा का हम पूरा इलेक्शन प्रोसीजर आगे समझेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे हम अपने प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं ना, जनता डायरेक्टली वोट नहीं करती, बल्कि जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव वोट करके प्रेसिडेंट बनाते हैं। So that is indirect election. Similarly, राज्यसभा में, I am saying similarly, not same. सिमिलर फैशन में हमारे ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, फाइन। एंड दिस राज्यसभा इज नोन एज अपर चैम्बर, अपर चैम्बर और अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये 2 मेन ऑर्गन्स हैं। एंड थर्ड ऑर्गन ऑफ पार्लियामेंट इज द प्रेसिडेंट, ठीक है।
हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो भी पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है, इनको आप हटा नहीं सकते हो, इनके बिना पार्लियामेंट की कल्पना ही नहीं कर सकते हो। हालांकि प्रेसिडेंट जो है वो मेंबर नहीं है किसी भी हाउस के, ये तो हमने प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी में भी देखा था, दैट प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस, और यदि वो मेंबर थे और प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत गए तो ये मान लिया जाएगा कि उन्हें सीट खाली कर दी है। तो प्रेसिडेंट मेंबर नहीं होते किसी भी हाउस का, फिर भी वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं। अब प्रेसिडेंट को पढ़ते हुए हमने ये समझा था कि क्या काम होता है उनका पार्लियामेंट में। तो भाई प्रेसिडेंट के जो हमने एग्जीक्यूटिव फंक्शंस देखे थे या लेजिस्लेटिव फंक्शंस स्पेशली देखे थे, उनमें ये देखा था कि कोई भी बिल एक्ट तब बनता है जब प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देता है ना। अच्छा, हाउसेस को समन करना, प्रोरोग करना, ये भी प्रेसिडेंट का काम है। जॉइंट सिटिंग को एड्रेस करना प्रेसिडेंट का काम है ना। लोकसभा को डिसॉल्व करना ये भी प्रेसिडेंट का काम है। इसीलिए प्रेसिडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में, तो वो एक इंटीग्रल पार्ट है। तो पार्लियामेंट 3 लोगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट, ये कहता है आर्टिकल 79। ठीक है, ध्यान रखना, अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, वो प्रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव में मानकर चलते हैं, तो उनको लगता है कि पार्लियामेंट तो लेजिस्लेटिव बॉडी है तो इसमें प्रेसिडेंट का क्या काम। नहीं भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है ना। प्रेसिडेंट का होना बहुत जरूरी है, इंटीग्रल पार्ट है वो। ठीक है, तो हम देखें कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं पार्लियामेंट के, मेजरली क्या काम करती है पार्लियामेंट। तो सबसे पहला तो जो उसका प्राइमरी फंक्शन है दैट इज लेजिस्लेटिंग लॉज। लॉ मेकिंग पावर जो है वो इसका प्राइमरी टास्क है। ठीक है, लॉज बनाना, है ना। किसके लिए? कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, स्टेट अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खुद लॉज बनाते हैं। देखो, एक है शेड्यूल 7, शेड्यूल 7, 7th शेड्यूल जो है वो 3 लिस्ट की बात करता है। ये लिस्ट मैंने आपको प्रीवियसली पढ़ाई है। यूनियन लिस्ट यानी कि वो सब्जेक्ट जिन पे यूनियन लॉज बनाता है, स्टेट लिस्ट यानी कि वो सब्जेक्ट जिन पे स्टेट्स लॉ बनाते हैं, तीसरी होती कंकरेंट लिस्ट जिन पर दोनों मिलकर लॉज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 लिस्ट होती हैं। तो प्राइमरीली जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट है उन पर लॉज बनाता है कौन? पार्लियामेंट। और कई बार स्टेट लिस्ट के भी कुछ सब्जेक्ट पर यूनियन लॉ बना सकता है, वो सारा आगे हम जाकर और देखेंगे। बट प्राइमरीली कंट्री का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है? बाय लॉज। और वो लॉज कौन बनाता है? पार्लियामेंट। ये इसका मेन फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरा इसका फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ रहे थे तो हमने ये समझा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होने के लिए या मिनिस्टर बनने के लिए आपको मेंबर होना जरूरी है पार्लियामेंट के किसी भी एक हाउस का, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। यदि आप मेंबर नहीं है तो मैक्सिमम 6 महीने के लिए आप मिनिस्टर बन सकते हो, यानी कि 6 महीने के भीतर आपको किसी ना किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपकी मिनिस्ट्री सीज हो जाएगी। ठीक है, तो पार्लियामेंट ही है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रोवाइड करती है, जो कि मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कायदे से देश को यही चलाती है। कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी हमने एक टास्क देखा था, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट हमारे देश के एग्जीक्यूटिव हेड है, तो वो इनकी एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं। ये कौन होते हैं? ये मिनिस्टर्स जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होंगे, उन्हीं में से कुछ लोगों को बना दिया जाएगा। ठीक है, थर्ड फंक्शन इसका पॉलिटिकल एंड फंक्शनल कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। मतलब कि एग्जीक्यूटिव को फंक्शनली और पॉलिटिकली कंट्रोल करती है पार्लियामेंट, है ना।
पार्लियामेंट ही है जो एक तरह से कंट्रोल रखती है एग्जीक्यूटिव पे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो। इनको कौन कंट्रोल करता है भाई? पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। कैसे? प्रधानमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ये कल हमने देखा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ते हुए। सो इट इज कीपिंग अ कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, है ना, क्योंकि रूल ऑफ लॉ वगैरह आप याद रखो तो कोई भी ऑर्गन ऐसा डेस्पोटिक नहीं हो सकता, निरंकुश नहीं हो सकता, है ना, अनकंट्रोल्ड नहीं हो सकता है। थोड़ा सा कंट्रोल उस पर रखना पड़ेगा। फाइन। फोर्थ पॉइंट कहता है इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मंच है ये। इट रिप्रेजेंट्स whom? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, हमें कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है? पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे? भाई सागर के जो सांसद महोदय होंगे वो पार्लियामेंट के फोरम में सागर की प्रॉब्लम्स को रखेंगे कि सर दिस इज द प्रॉब्लम इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, आप इसको देखिए। या गोरखपुर के जो सांसद होंगे वो गोरखपुर के लोगों को वहां रिप्रेजेंट करेंगे। सो इट इज प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। लोगों को रिप्रेजेंट करने का प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चनायर्स होते हैं, डिबेट्स होते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट सारे इश्यूज वहां पर डिस्कस होते हैं, पॉलिसीज बनती हैं, सारी सब पार्लियामेंट से होता है ना। एंड लास्टली इट इज एन ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन का एक ऑथेंटिक सोर्स होता है पार्लियामेंट। ठीक है, कि क्या देश में चल रहा है, कैसे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, एक्सेट्रा। ये सारी इन्फो आपको ऑथेंटिकली कहां से मिल सकती है? पार्लियामेंट से मिल सकती है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस आपको समझ में आए कि क्या क्या प्राइमरी फंक्शंस हैं पार्लियामेंट के, क्या क्या करती है। या यूं कहेंगे आपको इंपॉर्टेंट समझ में आया कि पार्लियामेंट कितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे देश की। एक बात और मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, वो ये है, सवाल यह आता है कि पार्लियामेंट आखिर फंक्शन कैसे करती है, कार्य प्रणाली क्या होती है संसद की, किस तरह से ये इतनी सारी जो बातें एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, फंक्शनल और पॉलिटिकल कंट्रोल रखेगी, लोगों को रिप्रेजेंट करेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब होता कैसे? ध्यान रखो, पार्लियामेंट में सब कुछ होता है डेमोक्रेटिक तरीके से, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेटिक तरीके से मतलब लोगों की ओपिनियन जानी जाएगी। अब यार पार्लियामेंट में कॉमन लोग तो अपनी ओपिनियन नहीं दे पाएंगे। कौन ओपिनियन देगा? जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे, वो ही अपनी राय देंगे, वो ही अपना मत देंगे। तो पार्लियामेंट में सारे डिसीजंस जो है वो होते हैं मेजॉरिटी से, बहुमत से। ठीक है, सबकी ओपिनियन जानी जाएगी और जिस ओपिनियन के पास मेजॉरिटी होगी वो ओपिनियन प्रिवेल कर जाएगी। ये बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म है जिसमें पार्लियामेंट चलती है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? बहुमत से ज्यादा वोट जिसको मिलेंगे उसके हिसाब से काम चलेगा। बट अलग अलग तरह के इश्यूज के लिए अलग अलग तरह की मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, हर बहुत टाइप की इश्यूज से पार्लियामेंट डील करती है ना। तो पार्लियामेंट में ये एक थंब रूल है कि सारा काम बहुमत से चलता है, मेजॉरिटी से चलता है। लेकिन अलग अलग मैटर्स के लिए अलग अलग तरह की मेजॉरिटी होती है। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, कि कितने तरह के बहुमत होते हैं। ठीक है, और किन किन इश्यूज में किस तरह की मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है। ये चीज जो है आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत साउंड बनाएगी। ये 3-4 टाइप की मेजॉरिटी जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये यदि आप समझ पाए तो बहुत अच्छे से आप पॉलिटी समझ पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये चीजें बार बार आएंगी, मोर और लेस हर प्रोविजन में कहीं ना कहीं ये चीज आएगी। ठीक है, कि फला चीज के लिए कितनी मेजॉरिटी चाहिए, ढिमकाना चीज के लिए कितनी मेजॉरिटी चाहिए। तो सबसे पहली टाइप की जो मेजॉरिटी है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी।
संपूर्ण बहुमत, संपूर्ण बहुमत, ये टर्म हमने पहले भी पढ़ा है। कब पढ़ा है? जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे, या प्रधानमंत्री के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, या बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट वाले इशू को हम समझ रहे थे। So what exactly is absolute majority? Absolute majority means more than 50% of total strength of house. किसी भी हाउस की, कौन से दो हाउस की बात यहाँ हम कर रहे हैं? लोकसभा या राज्यसभा की। जब भी हम हाउस यहाँ पर रेफर करेंगे, क्योंकि हम पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, तो किन की बात कर रहे होंगे? लोकसभा या राज्यसभा की। तो लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होगी? लोकसभा के 50% टोटल स्ट्रेंथ से ज्यादा। राज्यसभा की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होगी? राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ के 50% से ज्यादा। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ होती है 545, ठीक है। 545 वहां के टोटल स्ट्रेंथ है, कुल स्ट्रेंथ लोकसभा की 545 होती है, ठीक है। समझ गए हो? लोकसभा की स्ट्रेंथ 545 है। तो लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होगी? टोटल मेंबरशिप डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 50% प्लस 1, क्योंकि हमें क्या 50% से ज्यादा चाहिए है। तो कितनी हो जाएगी? 545 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ये बनता है 272.5, ठीक है। लेकिन उसको राउंड फिगर करके कर देते हैं 273। तो लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कितनी हो जाएगी? 273, दैट इज मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ 545 है, तो 273 उसके 50% से थोड़ा ज्यादा है, दैट इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। और इसके ऊपर जितना भी होगा 274, 275 एक्सेट्रा, वो सब उसमें आ जाएगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में। मिनिमम रिक्वायर्ड ये है 273। अब इसका रोल कहां पर आ जाता है? कहां रिक्वायर्ड होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी? तो हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये पॉलिटिकली एक बहुत बहुत सिग्निफिकेंट फिगर है, मैजिकल फिगर भी इसको कहते हैं, जादुई आंकड़ा। क्यों? क्योंकि जनरल इलेक्शन के बाद किसी भी पार्टी को ये फिगर ऑब्टेन करना पड़ता है, तब जाकर वो गवर्नमेंट बना सकती है। कोई भी पार्टी तब गवर्नमेंट बना सकती है यदि उसको लोकसभा में 273 या फिर ज्यादा वोट मिले, ज्यादा सीट्स मिली होंगी, तब ही गवर्नमेंट बना सकती है। हमने देखा था कब राष्ट्रपति इनवाइट करते हैं लीडर को? जब उसके पास मेजॉरिटी होती है, ठीक है। सो आर वी क्लियर ऑन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी? क्या ये फॉर्मूला और ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया, और कहाँ इसकी जरूरत होती है? क्या ये बात आपको समझ में आई? जिसको हम कहते हैं कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है ना, या फिर इससे कम होता है या हो जाता है फॉर सम रीजन, तो क्या होता है? सरकारें गिर जाती हैं, है ना। कोई एक सरकार थी जिसके पास थे कभी 273 सांसद, तो उन्होंने बना ली सरकार, लेकिन फिर बाद में 273 सांसदों का कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुमत नहीं है, तो क्या होता है? गवर्नमेंट गिर जाती है, सरकार गिर जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट डिफीट्स। तो इसीलिए ये एक बहुत सिग्निफिकेंट फिगर है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। एक और तरह की मेजॉरिटी समझते हैं जिसको कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी, सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत सबसे ज्यादा फंक्शनिंग पार्लियामेंट में इसी से होती है। सबसे ज्यादा कह रहा हूं, लेकिन सब कुछ नहीं, ठीक है। सबसे ज्यादा फंक्शनिंग जो पार्लियामेंट की होती है वो सिंपल मेजॉरिटी से चलती है। क्या होती है सिंपल मेजॉरिटी? लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सो सिंपल मेजॉरिटी सिंपली मींस मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने मेंबर प्रेजेंट हैं और उन्होंने वोट दिया है, दैट इज द मेजॉरिटी। Let us try to understand the simple majority with example of लोकसभा। लोकसभा में ये कैसे होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यही एक फिगर आप याद रखो,
टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा कितनी है? 545, 545 लोग जो है वो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की हमारे। ठीक है, ये फिगर आपको इस क्लास के एंड तक याद हो जाएगा क्योंकि मैं बार बार इसी का एग्जांपल दूंगा। 545 टोटल स्ट्रेंथ है। प्रेजेंट कितने रहे? 410 लोग। 135 लोग एब्सेंट है फॉर सम रीजन। ठीक है, कुछ आए नहीं, बीमार है, कुछ विदेश गए हैं, कुछ मेंबर्स की डेथ वेथ हो गई है तो उनकी सीट खाली है, कुछ रिजाइन कर गए तो उनकी सीट खाली है, कुछ डिस्क्वालीफाई हो गए तो उनकी सीट खाली है। कुल मिलाकर खाली सीट वाले लोग भी नहीं प्रेजेंट हो सकते, और जो लोग मेंबर हैं उनमें से भी कुछ लोग गायब हैं। ठीक है, किसी के घर में शादी है, कुछ है एक्सेट्रा, इसलिए वो एब्सेंट है। 135 मेंबर्स एब्सेंट है, प्रेजेंट कितने? 410 लोग। अब किसी एक इश्यू पर जब वोटिंग की बात आई तो 10 मेंबर्स ने कहा कि हम वोट नहीं देंगे, वी वोंट वोट। 10 मेंबर्स ने वोट नहीं दिया। अब कितने मेंबर्स ने वोट दिया? 400 मेंबर्स ने। ठीक है, 400 मेंबर्स वोटेड फॉर दैट इशू। सो द सिंपल मेजोरिटी हियर विल बी 400 divided by 2 plus 1, 50% of members present and voting से थोड़ा ज्यादा, कितना हो जाएगा वो? 201। अब 201 मान लीजिए फेवर में चले गए और 199 उसके अगेंस्ट में चले गए तो भी डिसीजन क्या माना जाएगा? फेवर वाला। दिस इज सिंपल मेजोरिटी इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स। तो अब हम ये देखते हैं कि सिंपल मेजोरिटी जो है वो कहां कहां रिक्वायर्ड होती है। कुछ एक केसेस के मैंने नाम नीचे दे रखे हैं जिनमें सिंपल मेजोरिटी से डिसीजंस ले लिए जाते हैं। जैसे ऑर्डिनरी बिल्स जो होते हैं, एक ऑर्डिनरी लॉ बनाना है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई ऑर्डिनरी लॉ है, टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई ऑर्डिनरी लॉ है, कोई क्रिमिनल लॉ बनाना है ना, उसके लिए सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड है। सिंपल मेजोरिटी से भी वो बिल पास हो जाएगा। मनी बिल्स जो होते हैं, मनी बिल्स हमने देखा था आर्टिकल 110। एंड फाइनेंस बिल, जो फाइनेंस से रिलेटेड बिल्स होते हैं अदर देन मनी बिल्स, ठीक है, ये भी सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाते हैं। नेक्स्ट है पैसेज ऑफ लो कॉन्फिडेंस मोशन। लो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है अविश्वास प्रस्ताव। लो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है अविश्वास प्रस्ताव। इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत काम की चीज है ये। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? हमने देखा गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या जरूरी है? लोकसभा में आपके पास कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस का मतलब है मेजॉरिटी, बहुमत। कितना रिक्वायर्ड था? 273। सरकार बनाने के लिए तो 273 मिनिमम रिक्वायर्ड है, लेकिन यदि किसी की गवर्नमेंट गिरानी है ना तो उसके लिए लाया जाता है लो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। एग्जाम्पल से समझे, आज जो गवर्नमेंट है उसको यदि गिराना है तो क्या करना पड़ेगा? एक लो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ेगा। अब लो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन पार्टी ले आई, वो कह रही है कि साहब ये जो गवर्नमेंट है इसने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है पार्लियामेंट, लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है इस गवर्नमेंट में, अब लोग इनमें विश्वास नहीं करते हैं। और लोग का मतलब है सांसद, क्योंकि लोग जाकर संसद में वोट नहीं देते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो वोट देते। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डोंट हैव द कॉन्फिडेंस इन दिस गवर्नमेंट, ले आई, इसको कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव या लो कॉन्फिडेंस मोशन। और सरल भाषा में कहें तो सरकार गिराने का प्रस्ताव। तो सरकार गिराने का जो प्रस्ताव है, लो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, अविश्वास प्रस्ताव जो है, वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है। इसी एग्जांपल से देखो, 545 मेंबर्स हैं, 410 प्रेजेंट थे, 400 ने वोट दिया, 201 लोगों ने यदि गवर्नमेंट के अगेंस्ट वोट दे दिया तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। ठीक है, सरकार गिर जाएगी यदि लो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया मेजॉरिटी से। कौन सी मेजॉरिटी से? सिंपल मेजॉरिटी से। सिंपल मेजॉरिटी अर्थात जितने मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है, टर्म यूज्ड हियर इज प्रेजेंट एंड वोटिंग, नॉट और।
ठीक है। प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट होने के साथ साथ वोट देना भी रिक्वायर्ड है। जिनने वोट नहीं दिया उनको हम गिनती में काउंट ही नहीं करेंगे। तो जितने लोग प्रेजेंट थे और वोट किया, उनकी जो मेजोरिटी है 50+1, उससे लो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। ओके, इसी का उल्टा होता है कॉन्फिडेंस मोशन। यानी कि लो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट में यदि टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स ने 50+1 वाले उससे वोट दे दिया है ना, मान लीजिए ऑपोजिशन पार्टी लो कॉन्फिडेंस मोशन ले आई, लेकिन उसके अगेंस्ट में 201 वोट मिल गए सेम एग्जांपल में या सेम फिगर में, तो वो लो कॉन्फिडेंस मोशन गिर जाएगा। क्या रहेगा कि नहीं भाई, गवर्नमेंट जो है इट इज स्टिल एंजॉइंग द कॉन्फिडेंस, गवर्नमेंट अभी बनी रहेगी, गवर्नमेंट विश्वास में है, मेजोरिटी में है, गवर्नमेंट नहीं गिरेगी। तो कॉन्फिडेंस मोशन या लो कॉन्फिडेंस मोशन दोनों ही सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बनाने के लिए तो 273 चाहिए मिनिमम, लेकिन गवर्नमेंट को बरकरार रखने के लिए जो है सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। ठीक है, तो लो कॉन्फिडेंस मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन को पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। लो कॉन्फिडेंस मोशन का उल्टा होता है कॉन्फिडेंस मोशन, दोनों ही सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाते हैं। ठीक है, लो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो एक तरह का टेस्ट है जो बीच बीच में होता रहता है, क्या भाई गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी में है भी कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने मेजोरिटी लूज कर दी हो अपनी, ऐसा तो नहीं है। तो इस तरह से बीच बीच में होता रहता है। स्पेशली जो कोलिशन गवर्नमेंट वगैरह होती है, गठबंधन की सरकारें, ऐसी सरकारें, मतलब ऐसी पार्टी या ऐसे अलायंस की गवर्नमेंट जब कोई एक सिंगल पार्टी वो 273 का मैजिकल फिगर नहीं ऑब्टेन कर पाती, तब वो क्या करती है, दूसरी पार्टी से सपोर्ट लेती है ना, और कई सारी पार्टीज मिलकर वो 273 का फिगर ऑब्टेन करते हैं, है ना। वो कहलाती है कोलिशन गवर्नमेंट। गठबंधन की सरकार के एक कोई भी पार्टी 273 सीटें नहीं ला पाई, तो कई सारी पार्टियों ने मिलकर वो 273 का फिगर ऑब्टेन करा और गवर्नमेंट बना ली। उन गवर्नमेंट्स की कंडीशन में ये तो अक्सर होता रहता था लो कॉन्फिडेंस मोशन। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक अलायंस है, ठीक है, जिसमें 4-5 पार्टियां हैं, तो कई बार क्या होता है, ऑपोजिशन जो है किसी एक अलाय पार्टी को, किसी एक साथी पार्टी के सारे सांसदों को तोड़ लेता है कि भाई आप इनके अगेंस्ट में वोटिंग कर देना। अब मान लो उसके 20 सांसद थे, ठीक है, वो उनके अगेंस्ट वोटिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उनकी सरकार चली जाएगी ना। ठीक है, तो वो होता है लो कॉन्फिडेंस मोशन। जो यूजुअली जो मेजोरिटी वाली पार्टीज होती है ना, जैसे एग्जांपल के लिए आप देखें अभी जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, उसके साथ इस तरह का इशू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी के खुद के इतने सांसद हैं कि ये पंगा होने ही नहीं है उनके साथ, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि सिंपल मेजोरिटी से भी लो कॉन्फिडेंस मोशन उनके अगेंस्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन के पास इतने सांसद ही नहीं है टोटल, है ना। तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये यूजुअली गठबंधन की सरकारों के अगेंस्ट खूब यूज होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिंगल पार्टी गवर्नमेंट के अगेंस्ट लो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता, आ तो सकता है, लेकर तो ऑपोजिशन आ सकता है, ठीक है, लेकिन वो यूजुअली पास नहीं होता है। ठीक है, तो ये था लो कॉन्फिडेंस मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन। नेक्स्ट इज एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन, एडजर्नमेंट को हिंदी में कहते हैं स्थगन, स्थगित कर देना, कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर देना। किस चीज के एडजर्नमेंट की बात हो रही है? पार्लियामेंट के सेशन की। ठीक है, यदि सिंपल मेजोरिटी से सांसद ये मोशन पास कर देते हैं तो पार्लियामेंट का सेशन कुछ टाइम के लिए एडजर्न कर दिया जाता है, कुछ टाइम के लिए क्या कर दिया जाता है,
स्थगित कर दिया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है कि थोड़े टाइम बाद ये सेशन वापस हम कमेंस कर लेंगे, दैट इज एडजर्नमेंट मोशन। ठीक है, एडजर्नमेंट मोशन क्यों होता है? कई बार ये गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के टूल जैसा यूज होता है, और कई बार गवर्नमेंट के काम में टांग लगाने जैसे भी ये टूल यूज होता है। ठीक है, सेम टूल वेपन जैसा भी यूज हो सकता है ना, वो तो उसके यूसेज पर डिपेंड करता है। तो ले आती है ऑपोजिशन पार्टी कई बार एडजर्नमेंट मोशन। अब पता चला गवर्नमेंट जो है किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करने वाली थी, लेकिन ऑपोजिशन एडजर्नमेंट मोशन ले आई, और एडजर्नमेंट मोशन जो है वो पास हो गया सिंपल मेजॉरिटी से। तो स्पीकर कहेंगे कि ठीक है, अब इस टॉपिक पर, इस इशू पर हम बाद में चर्चा करेंगे कुछ टाइम बाद। ठीक है, दैट इज एडजर्नमेंट मोशन। नेक्स्ट इज वोट ऑफ थैंक्स मोशन। वोट ऑफ थैंक्स क्या होता है समझते हैं। हर जनरल इलेक्शन के बाद और हर साल के पहले सेशन के बाद प्रेसिडेंट साहब जो है वो एड्रेस करते हैं लोकसभा का सेशन। ये हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के पावर्स में। हर जनरल इलेक्शन के बाद, हर आम चुनाव के बाद, दैट इज हर लोकसभा के इलेक्शन के बाद, और हर साल के पहले सेशन को कौन एड्रेस करते हैं? ऑनरेबल प्रेसिडेंट। ठीक है, वो एक संभाषण करते हैं, एक भाषण देते हैं पार्लियामेंट में, एड्रेस करते हैं सारे पार्लियामेंटेरियंस को। मेजरली उसमें क्या होता है कि प्रीवियस काम जो थे वो बताए जाते हैं कि क्या क्या काम प्रीवियसली गवर्नमेंट ने करे, और क्या क्या आगे के एजेंडास हैं, क्या क्या प्लान के साथ गवर्नमेंट काम करेगी। इस पर सारे सांसद एक वोट ऑफ थैंक्स देते हैं। ठीक है, वोट ऑफ थैंक्स क्या है कि वेदर दे एग्री विद द स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट और दे नॉट। ठीक है, तो वोट ऑफ थैंक्स जो है ये भी एक तरह का कॉन्फिडेंस मोशन या लो कॉन्फिडेंस मोशन जैसा ही होता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू गेट वोट ऑफ थैंक्स मोशन पास्ड। यानी कि प्रेसिडेंट ने जो भाषण दिया है उससे एग्री होने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए गवर्नमेंट को। यदि वोट ऑफ थैंक्स से डिसएग्री होने वाले लोग ज्यादा हो गए, इसका मतलब यह है कि इट इज डिफीट ऑफ गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट हैव टू रिजाइन। ठीक है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा यदि वोट ऑफ थैंक्स मोशन उनने सिंपल मेजॉरिटी से पास नहीं कराया तो। ठीक है, ये अगेन एक तरह का टेस्ट है ये चेक करने के वेदर द गवर्नमेंट इज एंजॉयिंग मेजॉरिटी इन लोकसभा और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके लिखा हुआ है, ये टाइपो एरर है, ये ओके नहीं OF है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा का जो चुनाव होता है, सभापति और उपसभापति लोकसभा के और राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन, ध्यान देना डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा लिखा है, चेयरमैन नहीं। क्यों? क्योंकि चेयरमैन का इलेक्शन अलग तरह से होता है, चेयरमैन का कोई इलेक्शन नहीं होता। इलेक्शन किसका होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन का इलेक्शन सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेजोल्यूशन सीकिंग अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल। यदि किसी स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लगाना है, आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंशियल रूल दिया हुआ है ना, किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यदि फेल हो गई है और वहां पर प्रेसिडेंशियल रूल लगाना है, तो ऐसे रेजोल्यूशन को अप्रूव करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से प्रेसिडेंशियल रूल को अप्रूव करने का रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। ठीक है,
और ऐसा ही एक रेजोल्यूशन होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 में 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोवाइड की गई है, वित्तीय आपातकाल, जब कंट्री की फाइनेंशियल क्रेडिट खतरे में हो तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाती है। या और सरल भाषा में हम कहें कि बहुत बड़ा जब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस देश पर आ जाए तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाती है। हालांकि टिल डेट कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में नहीं लग पाई। 2 बार ऐसी कंडीशन जरूर बनी थी कि लग जाती, बट नहीं लग पाई। हमने उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 के अप्रूवल के लिए भी सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। एंड लास्टली रेजोल्यूशन सीकिंग डिसअप्रूवल ऑफ कंटिन्यूएशन, ध्यान देना इस पर, डिसअप्रूवल ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। हमने देखा था आर्टिकल 352 प्रोवाइड करता है नेशनल इमरजेंसी के लिए कि भाई कंट्री या कंट्री के किसी पार्ट में कोई बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। लगाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी नहीं रिक्वायर्ड है, ध्यान रखना ये बात। आगे जब हम इमरजेंसी पढ़ेंगे तब और डिटेल में पढ़ेंगे, हालांकि ये बातें पहले भी हमने समझी हैं। तो नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, लगाने के लिए तो एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, ज्यादा मेजॉरिटी चाहिए होती है। डिसअप्रूवल के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए है, मतलब कि देश में या देश के किसी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, उस इमरजेंसी को खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए, कंटिन्यूएशन को डिसअप्रूव करने के लिए, या और जनरल टर्म्स में कहें डिसकंटिन्यू करने के लिए, नेशनल इमरजेंसी को डिसकंटिन्यू करने के लिए जो रेजोल्यूशन आता है वो भी सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है। ठीक है। उसको अप्रूव करने के लिए एक ज्यादा मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन डिसअप्रूवल मतलब स्टेट को वापस नॉर्मल फंक्शन में लाना, जैसे नॉर्मली स्टेट फंक्शन करता था, उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। क्योंकि एक स्ट्रिक्ट चीज को हटाना इज ओके, हटाना मतलब नॉर्मल ले आए, लेकिन एक स्ट्रिक्ट चीज को इम्पोज करना मतलब कि थोड़ा बड़ा एक इंपॉर्टेंट इश्यू है, इसीलिए ये अंतर है। ये कुछ केसेस थे जिनमें सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है। सो आर यू पीपल क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल मेजॉरिटी एंड दोस केसेस इन विच सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड? क्या अब आते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी की तरफ। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब होता है द मेजॉरिटी ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इसको हिंदी में कहते हैं प्रभावी बहुमत। हाउस की जो प्रभावी स्ट्रेंथ है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, वो उसकी मेजॉरिटी कहलाती है इफेक्टिव मेजॉरिटी। समझते हैं क्या है इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब? होता है टोटल स्ट्रेंथ में से जो वैकेंसीज हैं उनको आप हटा दो, वो होती इफेक्टिव मेजॉरिटी, वो होती है प्रभावी मेजॉरिटी। ठीक है। जो वैकेंसी है उनका तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग हैं मेंबर, वो यानी कि इफेक्टिव मेंबर है, वो प्रभावी मेंबर्स है। ठीक है। किन वजहों से वैकेंसी हो सकती है भाई? 3 वजहों से वैकेंसी हो सकती है। रेजिग्नेशन से कि कोई मेंबर रिजाइन कर गया, डेथ की वजह से कि भाई मेंबर की डेथ ही हो गई, या फिर डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से। हमने देखा था शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ which is added by 52nd Amendment 1985 by Mr. राजीव गांधी, दल बदल कानून, तो डिस्क्वालीफाई हो गए या किसी और अन्य वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए। इन 3 वजह से सीट खाली हो गई है। ठीक है।
लोकसभा या राज्यसभा की सीट खाली हो गई है रेजिग्नेशन, डेथ या डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, तो वो जो वैकेंट सीट्स है उनको आप घटा दोगे टोटल स्ट्रेंथ में से, वो बनती है इफेक्टिव स्ट्रेंथ, प्रभावी स्ट्रेंथ। ठीक है, अगेन इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा कितनी है? 545। रेजिग्नेशन की वजह से 30 वैकेंसी है, 30 लोग रिजाइन कर गए लोकसभा से फॉर सम रीजन। कुछ स्टेट में चीफ मिनिस्टर बन गए, मिनिस्टर बन गए, विधायक बन गए, दो चार एक आधा कोई प्रेसिडेंट बन गया इसलिए रिजाइन कर दिया, कोई कुछ और बन गया, कोई कुछ और बन गया इसलिए रिजाइन कर दिया। ठीक है, कुछ ने अंतरात्मा की आवाज सुनकर रिजाइन कर दिया, वगैरह वगैरह। 30 लोगों ने रिजाइन कर दिया। अनफॉर्चुनेटली 10 मेंबर्स की डेथ हो गई। ठीक है, 5 लोग डिस्क्वालीफाई हो गए किसी किसी वजह से, तो ये टोटल वैकेंसी कितनी हो गई? 45। ठीक है, 45 को हम घटा देंगे 545 में से, तो अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी बच रही है? 500। तो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होगी? 500 के 50% से थोड़ा ज्यादा, दैट इज 251। 500 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, दैट इज 251। दिस इज इफेक्टिव मेजोरिटी। इसका मतलब फिर रिपीट करता हूं, इफेक्टिव स्ट्रेंथ की मेजोरिटी, इफेक्टिव स्ट्रेंथ यानी कि टोटल स्ट्रेंथ में से वैकेंसीज को आप हटा दोगे, वो होगी इफेक्टिव स्ट्रेंथ। उस इफेक्टिव स्ट्रेंथ के 50% से थोड़ा ज्यादा होता है इफेक्टिव मेजोरिटी। अब कब कब ये इफेक्टिव मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है? एक प्रोविजन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था जब हम वाइस प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे, आर्टिकल 67B। आर्टिकल 67B प्रोवाइडेड फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या रिक्वायर्ड है? इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी से वो रिमूवल का रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, तब वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट आप देखें, रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के सभापति और उपसभापति को हटाने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, है ना। इनके इलेक्शन के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए थी, पर हटाने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, सेम रेजोल्यूशन सीकिंग रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के उपाध्यक्ष को हटाने के लिए राज्यसभा की इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, कुल मिलाकर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इन चारों को हटाने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है। क्लियर है? और आखिरी टाइप की मेजोरिटी जो हमें आज पढ़नी है वो है स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी तो ये एक रेसिडुअल टाइप की मेजोरिटी है, या यूं कहो जैसे नाम में लिखा हुआ है ना स्पेशल मेजोरिटी, इसका मतलब है कि ये थोड़ी खास होती है, विशेष होती है, यानी कि थोड़ा इजी नहीं है इसको अचीव करना, है ना। स्पेशल चीजें इजीली नहीं मिलती ना, बस वही है। तो ऐसी मेजोरिटी जो सिंपल नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है और इफेक्टिव नहीं है, वो सारी मेजोरिटी किस कैटेगरी में फॉल कर जाती है? स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी मतलब जो सिंपल नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है और इफेक्टिव नहीं है। सामान्य बहुमत, संपूर्ण बहुमत और प्रभावी बहुमत से भिन्न जो बहुमत होता है, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। ठीक है, मतलब रेसिडुअल है। स्पेशल वर्ड से ही आप याद रखो कि ये थोड़ी बड़ी टाइप की मेजोरिटी है, इसको अचीव करना बहुत इजी नहीं होता है, और कई तरह की स्पेशल मेजोरिटीज होती हैं, बहुत टाइप की स्पेशल मेजोरिटीज होती हैं, उनको हम अभी देखते हैं। ठीक है, बहुत तरह की मेजोरिटीज होती हैं, स्पेशल मेजोरिटीज भी कई टाइप की हैं,
तो कितने टाइप की स्पेशल मेजोरिटी है उसके कुछ इलस्ट्रेशंस हम देखते हैं। अभी आप बहुत अच्छे से समझ लेना ये, क्योंकि आगे जब हम सेम प्रोविजंस पढ़ रहे होंगे ना तो मैं इतने डिटेल में जाकर नहीं बताऊंगा, मैं सिंपली बता दूंगा कि ये ऐसा वो वैसा उतना, इसलिए इस चीज को आप अब भी समझ। पहले टाइप की स्पेशल मेजोरिटी देता है आर्टिकल 368, आर्टिकल 368। इस आर्टिकल को घोंट के पी जाना, मतलब ये आर्टिकल का नंबर भी आपको याद होना चाहिए। प्रिलिमिनरी में अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि ये आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है। सो इट इज रिलेटेड विद अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को संशोधित करने के लिए उसमें कोई एडिशन, कोई ऑल्टरेशन, कोई मॉडिफिकेशन या किसी तरह की रिपीलिंग करने के लिए आर्टिकल 368 का प्रोसीजर फॉलो करना होता है। जब हम रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तब भी हमने इस आर्टिकल का जिक्र किया था, और जब हम आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 पढ़ रहे थे तब भी इसका जिक्र किया गया था। ठीक है, सो आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यदि आपको संविधान में कुछ चेंज करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है, तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। कितनी मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है वहां पर, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, एक बार फिर बताता हूं। अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट, जितने मेंबर प्रेजेंट हैं एंड वोटिंग। ठीक है, इसको हम देख चुके हैं कि भाई जरूरी नहीं है कि जितने प्रेजेंट हो वो सारे के सारे वोट करें, कुछ कहेंगे हमें वोट देना ही नहीं। ठीक है, तो जितने प्रेजेंट हैं और जिन्होंने वोट दिया है, टोटल जितने वोट पड़े हैं उस दिन, ठीक है, उन वोट्स का 2/3, नंबर 1। एंड लिखा हुआ है, देखो आप, बिल्कुल बोल्ड लेटर्स में मैंने एंड कर रखा है, एंड टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी कि स्ट्रेंथ जो है हाउस की, उसकी टोटल स्ट्रेंथ की भी मेजोरिटी होनी चाहिए। टोटल स्ट्रेंथ यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है? टोटल स्ट्रेंथ की मेजोरिटी। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की 545, 545। टोटल मेंबर प्रेजेंट कितने थे? 310 थे। टोटल मेंबर्स वोटिंग थे 300, मतलब 10 मेंबर ने कहा हम वोट नहीं देंगे। अब टोटल मेंबर्स जिनने वोट दिया वो कितने हैं? 300। तो 300 की 2/3 मेजोरिटी कितनी हो जाती है? 200। एक कंडीशन तो पूरी हो गई कि 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली कंडीशन तो पूरी हो गई, लेकिन जो एंड वाली कंडीशन है ना, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की मेजोरिटी, वो यहां पूरी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 545। टोटल स्ट्रेंथ की मेजोरिटी लोकसभा में कितनी होती है? 273। सो 273 इज ग्रेटर देन 200। तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली। दूसरी कंडीशन, मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में वो बिल लोकसभा से पास नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसी को हम एक दूसरे एग्जाम्पल से देखें। मान लीजिए टोटल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग वर 420, 420 मेंबर ने टोटल वोट करा। ठीक है, 545 में से 420 मेंबर ने वोट करा, 2/3 मेजोरिटी मिल भी गई। ठीक है, 2/3 मेजोरिटी मिल गई। कितने वोट मिल गए? 280 वोट। ठीक है, तो 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। 273 वाली क्या फुलफिल हो रही है? ऑफ कोर्स यस, फुलफिल हो रही है, क्योंकि 280 इज ग्रेटर देन 273। सो नंबर 280 हियर इज फुलफिलिंग बोथ द कंडीशंस। ठीक है, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 और टोटल स्ट्रेंथ की मेजोरिटी दोनों फुलफिल कर रहा है। तो यदि 280 वोट मिल जाएंगे तो ये माना जाएगा कि हाँ भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो लोकसभा में पास हो गया। सेम गोज विद राज्यसभा। राज्यसभा में भी इसी मेजोरिटी से पास होना पड़ेगा, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस।
245 होती है टोटल स्ट्रेंथ राज्यसभा की, 245 अगर यहाँ पर रख कर देख लेना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये होती है एक तरह की स्पेशल मेजॉरिटी जो अमेंडमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, इसी तरह की एक स्पेशल मेजॉरिटी होती है रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, रिमूवल ऑफ कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्सेट्रा, है ना। इन सारे लोगों को भी हटाने के लिए यही स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, और टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस की ये हम आगे जाकर देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ रहे होंगे। याद रखना ये भी एक स्पेशल मेजॉरिटी है। एक हमने देखा था इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।